अगर मैं बोलूँ, एक तो हमारा करिकुलम जो है वो आउटडेटेड है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज कोई तरीका नहीं है, कोई एग्जाम पेपर नहीं है। बच्चा अगर छोटा है तो उसको इतना है कि आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इसमें है। सिंगापुर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन में सिंगापुर उस तरह से क्लासरूम वगैरह डिजाइन नहीं है, पर वो ये ना स्टेप हम दिख जाएंगे तो फिर हम आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हम वर्ल्ड से ग्लोबली हम कहाँ पीछे हैं? ग्लोबली बेसिकली अगर मैं बोलूँ, एक तो हमारा करिकुलम जो है वो आउटडेटेड है, ठीक है। हमारे पास उतनी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी नहीं है, ना उस तरह की फैसिलिटीज़ है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फिनलैंड की, फिनलैंड में जो है एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, कोई उसमें कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइज कोई तरीका नहीं है, कोई एग्जाम पेपर नहीं है। बच्चा अगर छोटा है तो उसको इतना अपना चाइल्डहुड जीने का पूरा वो मतलब है। एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा फॉर्मेट है कि आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इसमें ये भी है कि पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा रोल है कहीं ना कहीं। हमारी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि आपका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही क्रैक है या रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, कि मतलब गाड़ी हाथ से छूट गई है कहीं ना कहीं, तो वो भी नहीं है। सिंगापुर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन में सिंगापुर टॉप में आता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे कंट्रीज कर सकती है तो इंडिया भी कर सकता है। थोड़ा रिस्ट्रेंट कहीं ना कहीं एजुकेशन का यही हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि एक टीचर जो है वो 40 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो वो पॉपुलेशन के वजह से ही होता है कहीं ना कहीं। उस तरह से क्लासरूम वगैरह डिज़ाइन नहीं है, पर वो ये ना स्टेप आप अगर आज लोगे ना तो धीरे धीरे ये चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, तो आने वाले टाइम में 2 से 4 साल 5 साल में वो रिफॉर्म दिख जाएंगे। तो फिर हम आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हम वर्ल्ड से ना मतलब कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं इंडिया। अभी वो चीज़ मुझे लगता नहीं है अभी पॉसिबल हो रही है। करिकुलम में क्या बदलाव होने चाहिए? करिकुलम जो है ना बेसिकली वो आज की सिचुएशंस, आज की जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है ना, जो भी हम दुनिया भर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बेस पे भी बनना चाहिए, जो कि हर कोई इग्नोर करता है। जैसे बजटिंग, बच्चों को बजटिंग नहीं सिखाई जाती कि कैसे आप पैसों को मैनेज करो, कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को इन्वेस्ट करो, हेल्थ से रिलेटेड या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती। अभी बहुत सारे स्कूल्स में AI कोडिंग इनरोलमेंट हो गई है, पर और भी जो बेसिक चीज़ है ना, जैसे फाइनेंस, फाइनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हर किसी की लाइफ में फाइनेंस का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, कि कैसे पैसे मैनेज करें, ठीक है, कैसे खर्च करें, कैसे इन्वेस्ट करें। तो वो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हम अगर अपने करिकुलम में ऐड कर देंगे तो धीरे धीरे वो भी इंप्रूव हो जाएंगी चीज़ें। प्लस हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे में वही आती है कि घुमा फिरा के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आप करिकुलम को आउटडेटेड नहीं अपडेट कर दोगे उसको। हमें टीचिंग मेथड में क्या रिफॉर्म चाहिए? टीचिंग जो है ना वो कहीं ना कहीं AI बेस्ड होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए टीचिंग बेस्ड। ऐसी ये नहीं सिर्फ कि बुक की नॉलेज ले लिया आपने तो आप वो कर गए, मतलब इंट्यूटिव अट्रैक्टिव बनेगी ना, तो जो स्टूडेंट है वो भी ज़्यादा इंगेज करेगा। कहीं ना कहीं जो टीचर है उसको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा कि हाँ इंट्यूटिव है, इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, सिर्फ रोटन पे नहीं होनी चाहिए कि बस रट्टा करके आप पास करा दो, ठीक है। इसके अलावा जो है ना टीचिंग में क्या है कि वर्कशॉप्स वगैरह होनी चाहिए, क्लासरूम में डिस्कशन होनी चाहिए, क्यूरियस चीज़ों पे बात होनी चाहिए कि भाई कैसे इस प्रोजेक्ट को डेवलप करें, ठीक है। मतलब थिंकिंग एबिलिटी ज़्यादा जब बढ़ेगी ना आपकी, आप किताबी ज्ञान तो लो, ठीक है, बेस बन जाएगा आपका, पर थिंकिंग एबिलिटी जब तक नहीं बढ़ेगी ना कि आउट ऑफ द बॉक्स आप क्या बना सकते हो, चाहे वो कहीं ना कहीं टीचर की बात कर लूँ या स्टूडेंट की बात कर लूँ, कि आप इस प्रोजेक्ट से इस नॉलेज को लेकर क्या अपने दिमाग में ऐसा सोचते हो जिससे कि आप रियल लाइफ एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। घर पे जो है वो थियोरेटिकल काम हो आपका और प्रैक्टिकल जो वो स्कूल में हो, ऐसा फ्लिप वर्जन भी कहीं ना कहीं हमें रिक्वायर है। हमें एग्जाम में कैसे बदलाव लाने चाहिए? देखो, एग्जाम्स को ना कंटिन्यू इवॉल्व होना जरूरी है, प्रेजेंटेशन बेस्ड एग्जाम होनी चाहिए, स्किल पे मेन फोकस करना चाहिए, स्किल पे, कि अगर आप स्किल बेस्ड एग्जाम्स डिज़ाइन करोगे, कहीं ना कहीं करिकुलम स्किल बेस्ड होगा तो उसका ज़्यादा बेनिफिट है, ना कि सिर्फ मार्क्स के लिए या जॉब पाने के लिए, ठीक है। और फेलियर को भी कहीं ना कहीं ये नहीं समझना चाहिए कि ठीक है, बंदा कोई अगर अपने क्यूरियोसिटी से या स्किल से कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो फेलियर को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि इसने खुद से अटेम्प्ट तो किया एटलीस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग कैसे पॉसिबल है? देखो, आज का टाइम है AI का, ठीक है, AI रेवोल्यूशन चरम पे है अपने, तो AI कहीं ना कहीं एडेप्टिव लर्निंग में भी हेल्पफुल हो सकती है। हर कहीं ना कहीं स्टूडेंट के हिसाब से AI मॉडल्स तैयार हो सकते हैं, कहीं ना कहीं करिकुलम में भी ऐड ऑन इसका हो सकता है, क्योंकि AI है उसके हिसाब से हर स्टूडेंट के हिसाब से बनाया जा सकता है। क्योंकि AI है ना, तो एकेडमिक हो गया या दूसरी तरीके के कोई भी अलग अलग, मतलब आप बेसिकली देख सकते हो अगर बच्चे का आर्ट्स में वो है तो आर्ट्स से रिलेटेड जो भी एडेप्टिव AI टूल्स हैं वो उसकी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं पढ़ाई में। अगर बच्चा साइंस में इंटरेस्टेड है तो साइंस के भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो उसको प्रोवाइड किए जा सकते हैं जिससे कि बच्चा लर्निंग में और अच्छा ग्रो करे। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्यों जरूरी है हमारे लिए? देखो, स्कूल में ना बच्चा सिर्फ साइंस और मैथ पढ़ने नहीं जाता, आर्ट्स भी होती है
और दूसरे अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो सकती है उसकी कहीं ना कहीं ना, ऐसे कोर्सेज भी होने चाहिए, ऐसे कहीं ना कहीं हेल्पफुल टूल्स भी होने चाहिए कि जिससे कि उसकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है ना वो ग्रूम करे। सिर्फ साइंस और मैथ का स्टूडेंट बन के ना रह जाए वो, जब स्कूल से वो पास आउट हो ना तो उसकी बेसिक एजुकेशन तो कंप्लीट हो ही हो, अपने आप में वो एक ग्रूम पर्सन बन चुका हो कि हाँ, जो उसको पता हो कि लाइफ में अब आगे करना क्या है और कैसे इश्यूज आ सकते हैं, जो रियल वर्ल्ड इश्यूज हैं उनको वो कैसे सॉल्व करे, उसकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से ग्रूम हो चुकी हो। तो ये होलिस्टिक कहीं ना कहीं एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे ऐसे इंडिया में भी ऐसे कहीं ना कहीं वो है स्कूल्स वगैरह हैं जो ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि रिवर साइड स्कूल, क्वाक स्कूल, ईशा फाउंडेशन स्कूल। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स इंडिया में भी हैं जो होलिस्टिक अप्रोच पे अभी भी काम करते हैं और उनके जो स्टूडेंट्स के पास आउट के जो रिजल्ट्स हैं ना वो आउटस्टैंडिंग है। क्या दुनिया में कोई मॉडल है जो ये प्रूफ करे कि ये काम करता है? देखो जैसे मैंने बताया ना, फिनलैंड का मैंने एग्जांपल दिया। फिनलैंड में जो है होमवर्क नहीं मिलता, टीचर्स की ऑटोनॉमी जो है ना वर्ल्ड क्लास है। फिनलैंड में एक स्टैंडर्डाइज कोई वो फ्रेमवर्क नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसा बच्चा होगा, जिस तरह की उसकी क्वालिटीज़ होंगी, जैसी उसकी स्पीड होगी, अडेप्टेशन होगी, उस तरह से उसको पढ़ाया जाएगा और टॉप में कहीं ना कहीं काउंट होता है। सिंगापुर में भी बहुत बड़ा एग्जांपल है जहाँ टीचिंग को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, टीचर्स की इवैल्यूएशन, टीचर्स को कहीं ना कहीं वैल्यू बहुत ज़्यादा दी जाती है और वो आज टॉप कहीं ना कहीं टीचिंग में आता है सिंगापुर। तो वर्ल्ड में ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, तभी वो कहीं ना कहीं बहुत आगे है, कहीं ना कहीं उन्नत है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं लैग करता था बेसिकली। चैलेंजेस क्या है? देखो सबसे बड़ा चैलेंज तो पॉपुलेशन है, ठीक है। 25 करोड़ से ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स है, कहीं ना कहीं बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो है ना, चेंज, एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने से हर कोई डरता है। स्टूडेंट शायद ना डरे पर पेरेंट्स डरते हैं, टीचर्स डरते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज सडनली नहीं आ सकता, और अगर चेंज आएगा भी ना तो वही है कि नई चीज़ को अडेप्ट करने में आपको टाइम लगेगा। तो कोई नहीं चाहता उस कंफर्ट जोन को तोड़ना कि ठीक है जब से चल रहा है, पर आपको ये सवाल पूछना चाहिए भाई कि आप अगर एक पेरेंट हो तो क्या आप अपने बच्चे को जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो सिर्फ एग्जाम पास कराने के लिए या जॉब दिलाने के लिए कर रहे हो जिसकी ऑलरेडी मारामारी चल रही है, या उसको कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो जो आगे उसको काम भी आएगी? तो ये सवाल आपको खुद पूछना चाहिए इस पॉडकास्ट देखने के बाद। तो क्या एजुकेशन रिफॉर्म सिर्फ नए सिलेबस करेगा? देखो सिर्फ सिलेबस बदलने से नहीं बात बनेगी, यहाँ पर हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमें इनोवेटर्स, अच्छे सिटीजन्स, अच्छे कहीं ना कहीं थिंकर्स, अच्छे डॉक्टर, साइंटिस्ट, सब लिस्ट में हमें कहीं ना कहीं टॉपर्स निकालने हैं। टॉपर्स के साथ साथ थिंकर्स भी हमें निकालने हैं, तभी हम पूरी तरह से कह पाएंगे कि हाँ एजुकेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, एक रिफॉर्म आया है, वही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। 12 साल पढ़ाई करने के बाद भी किसी ने हमें ये नहीं बताया कि पैसे को, इमोशन को और रियल लाइफ स्किल्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे समझते हैं। हर बच्चा जो है वो यूनिक है, जैसे मैंने बताया ना 5 उंगलियां अलग है, पर आप ट्रीट, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो हर बच्चे को सेम ट्रीट कर रहा है, जो कि और भी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मार्क्स जो है ना वो इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं शो करते हैं ना, अगर आपके मार्क्स 90 आउट ऑफ 100 आए हैं तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो इसके बावजूद भी इतने लोग अनएम्प्लॉयड क्यों हैं, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो 19th सेंचुरी के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो हम आज 21वीं सदी में भी वही पढ़ रहे हैं। पता नहीं स्टूडेंट्स को ये क्यों बताया जाता है कि आंसर को जो है मेमोराइज करो, याद रखो, ये नहीं बताया जाता कि थिंक, सोचो कैसे, उसके पीछे का लॉजिक भी तो समझो। असली एजुकेशन तभी स्टार्ट होगी जब बंदा क्यूरियस होगा, जब स्टूडेंट क्यूरियस होगा नई चीज़ जानने में, बजाय कि इसके कि मार्क्स कैसे मिलते हैं। मार्क्स की इंपॉर्टेंस से ज़्यादा जब क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट हो जाएगी ना, तब समझ लो रिफॉर्म आ गया है।